अस्सलाम वालेकुम। पिछले क्लासेस से है जो है हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रैक्टिकल सीख रहे हैं। तो इसके अंदर हमने अपने होम टैब को पिछले क्लासेस में कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास के अंदर जो है हम इंसर्ट टैब को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जब यहाँ पर हम इंसर्ट टैब के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर अब हमारे पास डिफरेंट जो है ये ग्रुप्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला ग्रुप हमारे पास पेजेस का है। ठीक है, तो कवर पेज से मुराद यहाँ पर क्या है कि आपके पास कुछ बने बनाए स्टाइल्स अवेलेबल हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने किसी पेज का स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं। मैं ये वाला पेज ले लेता हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे ही मैं ये वाला पेज ले लेता हूँ तो आप देखेंगे कि आपके पेज का जो स्टाइल है, यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम आउट करके अगर आपको दिखाऊं तो जो आपका पेज का स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से डॉक्यूमेंट का टाइटल, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से अपनी बुक का जो है टाइटल लिख सकते हैं और अपने मतलब जो भी चीजें हैं। इन शॉर्ट ये जो हमारे पास कवर पेजेस होते हैं ये बेसिकली बने बनाए स्टाइल्स होते हैं। आपको कोई भी चीज बनाने की जरूरत नहीं होती, इसके अंदर डिजाइन करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपको अपना टेक्स्ट लिखना होता है और वो पेज आपको बिल्कुल एज इट इज रेडी मिल जाता है। तो ये वैसे आमतौर पर इतने ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि लोग जो है खुद का डिजाइन बनाना प्रेफर कर रहे होते हैं, तो इसलिए यहाँ से हम इसको इस्तेमाल नहीं करने वाले। तो मैं दोबारा से इसको अपनी करंट फॉर्मेट के ऊपर लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इसको 100% कर देता हूँ ताकि हमें पेज सही दिख रहा है। उसके बाद हमारे पास है ब्लैंक पेज। अगर आप यहाँ पर नीचे देखें, ये वाली जो बार आपको नजर आ रही है ये हमारी स्टेटस बार कहलाती है। इस स्टेटस बार के अंदर आपको स्टेटस दिख रहा होता है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर टोटल कितने पेजेस हैं, कितने वर्ड्स आपने इस्तेमाल किए हैं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर अगर अभी आप देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ही पेज है। जैसे ही मैं यहाँ पर ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, ब्लैंक पेज पे क्लिक करते ही मेरे पास अब 2 पेजेस हो गए, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। फिर मैं दोबारा ब्लैंक पेज पे क्लिक करता हूँ, फिर इस तरीके से 4-5 पेजेस इस तरीके से हमारे पास बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर यहाँ से आप इसको जूम आउट करके भी देखें तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4-5 डिफरेंट पेजेस जो हैं वो अवेलेबल हैं और हम चारों पांचों पेजेस में से जिस पे भी काम करना चाहें उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ब्लैंक पेज का काम। अब इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर ये है पेज ब्रेक। अब ये जो है इसी पर्टिकुलर चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं यहाँ पर लॉरम इप्सम का कुछ टेक्स्ट लेकर आता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा लॉरम और मुझे काफी सारा टेक्स्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ 50। ठीक है, तो मुझे बहुत सारा अब जो है ये टेक्स्ट मिल चुका है। अब आप देखेंगे कि तकरीबन 3 पेजेस का मुझे टेक्स्ट मिल गया है। मैं यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा पेजेस हैं इनको रिमूव कर देता हूँ। बैक स्पेस की मदद से मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ जो एक्स्ट्रा पेजेस हैं। और अब आप देखेंगे हमारे पास 3 पेजेस के ऊपर ये जो डेटा है, ये मैंने जो लॉरम एप्सिलॉन का डेटा भी यहाँ पर लिखा था वो डेटा यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर ये 3 पेजेस का डेटा मेरे पास आ चुका है। मैं समझ लीजिए यहाँ से शुरू करता हूँ। यहाँ पर मैंने एक हेडिंग दी चैप्टर 1 के नाम से, इसको मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, और हेडिंग वाले ऑप्शन की मदद से, ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, इसको चैप्टर 1 नाम दे दिया। ठीक है, और हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा डेटा और मैं कॉपी कर लेता हूँ और बिल्कुल आखिर में आके चंद एक दफ़ा और पेस्ट कर देता हूँ ताकि मेरे पास पेजेस जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। अब मेरे पास जो है तकरीबन 13 पेजेस का डेटा आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारा डेटा जो है मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब पहला चैप्टर मेरे पास पहले पेज के ऊपर शुरू हो रहा है। ठीक है, और इसको मैंने हेडिंग वाले ऑप्शन की मदद से हेडिंग बना दिया है। ठीक है, अब यहाँ से समझ लीजिए चौथे पेज के ऊपर चलते हैं। ठीक है, चौथे पेज के ऊपर कुछ समझ लीजिए यहाँ से इस जगह पर मेरा चैप्टर नंबर 2 शुरू हो रहा है। ठीक है, और मैंने इसको सिलेक्ट किया। यहाँ से मैंने हेडिंग वाले ऑप्शन से इसको चैप्टर 2 बना दिया। और कुछ 7वें पेज के ऊपर चलते हैं। 7वें पेज के ऊपर कुछ इस जगह के ऊपर मिसाल ले लेते हैं कि मेरे पास चैप्टर नंबर 3 शुरू हो रहा है। ठीक है, टोटल समझ लीजिए कि हमारे पास हमारी बुक के 3 चैप्टर हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन सिर्फ आपको समझाने की हद तक मैं 3 ही चैप्टर रख रहा हूँ। अब यहाँ पर अब देखें तो चैप्टर 1 हमारा पहले पेज से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियसली जब एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो हम चाहते हैं कि वो जो चैप्टर है वो एक न्यू पेज से स्टार्ट हो।
तो यहाँ पर अगर आप देखें ये जो चैप्टर नंबर 2 हमारा जो चौथे पेज के ऊपर स्टार्ट हो रहा है, ये कुछ बीच में स्टार्ट हो रहा है पेज के, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको जो है न्यू पेज के ऊपर मूव करवाना है, इस पर्टिकुलर हेडिंग को मुझे न्यू पेज के ऊपर मूव करवाना है। अब इसके दो पॉसिबल तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि आप इस पर्टिकुलर जगह पर अपना कर्सर रखें और यहाँ पर एंटर एंटर को प्रेस करते चले जाएं जब तक आपके पास ये जो चैप्टर है ये न्यू पेज के ऊपर ना चला जाए। मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता गया और ये जो है चैप्टर मेरे पास न्यू पेज के ऊपर आ गया है। इस वक्त अगर आप देखें ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ये जो चैप्टर 2 है आपका ये न्यू पेज के ऊपर आ चुका है। और यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो चैप्टर नंबर 1 भी न्यू पेज के ऊपर है। दिखने में ये बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल तरीका हरगिज ये नहीं है कि अगर आपको कोई चीज जो है न्यू पेज के ऊपर स्टार्ट करनी है तो उसके लिए मतलब न्यू पेज पे लाने के लिए आप एंटर की का इस्तेमाल करें, यानी एंटर करके किसी भी टेक्स्ट को नीचे लेकर आए। ये हरगिज एक अच्छा तरीका नहीं है। अब देखें इसका नुकसान क्या होगा, मैं आपको पहले नुकसान समझा देता हूँ। क्योंकि अभी आपने यहाँ पर एंटर प्रेस किया है, एंटर जो है एक यूनिक की हमारे पास है और एंटर भी हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तमाम के तमाम एंटर कीज को जो काउंट करता है। अब मैं देखें यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट हो रहे हैं, ये तमाम एंटर्स हैं जो अभी यहाँ पर आपको सिलेक्ट हुए हुए नजर आ रहे हैं। अब कंसिडर करते हैं आपने बुक पूरी लिख ली है और बुक लिखने के बाद चैप्टर 1 का कुछ डेटा आप रिमूव करते हैं या कुछ डेटा आप चैप्टर 1 के अंदर ऐड करते हैं। मिसाल ले लेते हैं, ये इतना डेटा मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, समझ लीजिए कि इतना डेटा हमारे चैप्टर नंबर 1 के अंदर बढ़ जाता है, ठीक है। मैंने इतने डेटा को चैप्टर नंबर 1 के अंदर ऐड किया, यहाँ पर मैंने कंट्रोल वी करके जैसे ही पेस्ट किया तो आप देखेंगे कि चैप्टर 2 जो है इसका क्या हुआ। चैप्टर 2 देखें अभी सेंटर ऑफ द पेज पर आ गया। इसकी वजह क्या थी, इसकी वजह ये थी कि आपने यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा एंटर की को प्रेस करके यहाँ पर स्पेस दिया था। इस वजह से आपका जो चैप्टर 2 है वो भी जैसे ही टेक्स्ट आपका बढ़ा उस हिसाब से आपका चैप्टर 2 जो है वो नीचे की तरफ मूव कर गया, क्योंकि यहाँ पर एंटर कीज अवेलेबल थी। अगर हम कुछ डेटा को रिमूव करते हैं, मिसाल ले लेते हैं कि मैं कुछ डेटा को यानी 1.5 पेज को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद भी आप देखेंगे कि आपका जो चैप्टर 2 है वो अपनी सही जगह पर नहीं है, यानी बीच के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ स्पेसेस अवेलेबल हैं, ये बिल्कुल भी सही जगह पर नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे डेटा रिमूव हो रहा है हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 2 है वो अपनी जगह पर नहीं है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए हम जो तरीका इस्तेमाल करते हैं, जो प्रोफेशनल तरीका हम इस्तेमाल करते हैं, उसको मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। होपफुली आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई है कि प्रॉब्लम क्या हुई है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई है कि जब आप स्पेस की मदद से या एंटर की मदद से स्पेसेस देकर अपनी किसी भी चीज को नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ मूव करवाते हैं तो ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है और ये काफी ज्यादा जगहों पर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी थीसिस लिख रहे हैं या आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं अपना असाइनमेंट सबमिट करवाने के लिए और उसके अंदर आप एंटर की मदद से अपने चैप्टर्स को या अपने हेडिंग्स को जो है नीचे की तरफ मूव करवाते हैं, तो इससे आपको प्रॉब्लम का आइडिया हो गया होगा कि आप क्या प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए हमारे पास जो है ऑप्शन अवेलेबल है वो ये इंसर्ट के टैब के अंदर ये पेज ब्रेक का ऑप्शन अवेलेबल है। पेज ब्रेक का ऑप्शन क्या करता है, जिस जगह से आपको पेज को ब्रेक करना है यानी जिस जगह से आप इसको न्यू पेज के ऊपर मूव करवाना चाह रहे हैं उस जगह पर आप अपने कर्सर को रखते हैं और वहां पर सिंपली पेज ब्रेक के बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर पेज ब्रेक के बटन पर क्लिक करेंगे आपका जो चैप्टर 2 है ये न्यू पेज के ऊपर मूव कर जाएगा। अब आप यहाँ पर नोट कीजिएगा ये जो चैप्टर 2 है ये चौथे पेज के ऊपर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। चैप्टर 2 चौथे पेज के ऊपर स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर काफी सारी स्पेस हमारे पास अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करने की कोशिश इस वक्त कर रहा हूँ लेकिन ये मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेसेस नहीं है बल्कि यहाँ से पेज ब्रेक हुआ हुआ है, ठीक है। अब वो जो प्रॉब्लम थी कि हम कुछ डेटा को कॉपी कर रहे थे, तो मैं अगर यहाँ पर अच्छा खासा डेटा कॉपी करके जिस जगह पर हमने पेज ब्रेक किया है वहां पर आकर पेस्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर डेटा को पेस्ट किया, अब नोट कीजिएगा हमारा जो चैप्टर 2 था वो पेज 2 पर स्टार्ट हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये सॉरी पेज 4 पे स्टार्ट हुआ है, तो ये अभी भी पेज 4 के ऊपर ही है और हमने यहाँ पर डेटा
ऐड कर दिया, उससे हमारे डेटा को, हमारे चैप्टर को कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी पेज ब्रेक करने का आपको फायदा नजर आ गया होगा कि अगर हम अपने पेज को हम अपने डेटा को ऐड करते हैं या हम अपने डेटा को रिमूव करते हैं, तो पेज ब्रेक होने की वजह से वो पेज, दो पेजेस के दरमियान ब्रेक आ जाता है और उस ब्रेक की वजह से हमारा जो पेज है वो ऊपर नीचे नहीं होता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर कुछ डेटा बहुत ही ज्यादा हो जाता है, जैसे मिसाल ले लेते हैं, मैं यहाँ पर 2-3 पेज का डेटा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मिसाल ये बहुत ही ज्यादा डेटा यहाँ पर कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, तब क्या होगा। अब देखें, पेज 5 तक हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, ये पेज 5 तक जा चुका है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये जा रहा है तकरीबन पेज, अभी हम पेज 3 पर हैं, यहाँ से हम गए पेज 4 पे और ये पेज 5 के ऊपर जाकर हमारा चैप्टर एंड हुआ है। अब जब ये पेज 5 पे एंड हुआ है तो ऑब्वियसली हमारा जो चैप्टर 2 था वो नीचे की तरफ मूव हो गया होगा, लेकिन हाँ वो नीचे की तरफ जरूर मूव हो गया होगा, लेकिन उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी होगी, वो पेज के हमेशा स्टार्ट में ही रहेगा। क्यों स्टार्ट में ही रहेगा, अब ये पेज कौन से पेज पर आ गया, ये 6ठे पेज के ऊपर आ गया है, लेकिन चैप्टर 2 जो है हमेशा स्टार्टिंग ऑफ द पेज पर ही रहेगा, ये ऊपर नीचे नहीं होगा, क्योंकि चैप्टर 2 से पहले कुछ इस जगह के ऊपर यहाँ पर हमने जो है पेज ब्रेक किया हुआ है। यहाँ से इस पर्टिकुलर कर्सर वाले पॉइंट से पेज ब्रेक हुआ है नीचे की तरफ, इसीलिए हमारा जो चैप्टर है वो अपनी जगह से ऊपर नीचे की तरफ मूव नहीं होगा। तो प्रोफेशनल तरीका यही होता है कि जब आप अपने पेज को ब्रेक करना चाह रहे हो, यानी आप चाह रहे हैं कि एक हेडिंग जो है वो एक नए पेज से ही स्टार्ट हो, तो वो नई हेडिंग जो है आप एंटर की के मदद से प्रेस नहीं करेंगे, बल्कि उसको आप पेज ब्रेक की मदद से ब्रेक करेंगे। तो आपके पास बहुत आसानी के साथ आप उस हेडिंग को मैनेज कर सकते हैं और आपका डॉक्यूमेंट भी उस पर्टिकुलर हेडिंग की वजह से खराब नहीं होगा, चाहे आप डॉक्यूमेंट के अंदर डेटा को ऐड करें या आप डेटा को रिमूव करें। तो होपफुली मैंने काफी डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और इसके बाद फिर हमारे पास टेबल का ऑप्शन है। टेबल को इस क्लास के अंदर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टेबल को एक्सप्लेन करने में काफी ज्यादा हमारा टाइम लगेगा। मैं कुछ जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं इनके ऊपर मैं आ रहा हूँ। फिलहाल मैं ये जो सारा का सारा डेटा है इसको यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ और बिल्कुल नए सिरे से यहाँ पर मैं लॉरम एप्सम का छोटा सा डेटा यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, अब पिक्चर्स का ऑप्शन है। मैं पिक्चर के ऊपर मैंने क्लिक किया। अगर आपके पेज के अंदर या आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पर कोई पिक्चर रखी हुई है तो उस पिक्चर को आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं, मेरे पास कुछ यहाँ पर पिक्चर्स अवेलेबल हैं, आई थिंक वो कौन से फोल्डर में होंगी, स्टोरेज में नहीं, पब्लिक का फोल्डर होगा, इमेजेस। और यहाँ से हम कोई भी एक पर्टिकुलर इमेज को सिलेक्ट करते हैं। जैसे मिसाल ले लेते हैं कि मैं ये वाली एक इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपके सामने है, एक इमेज आपके सामने आ चुकी है। जैसे ही इमेज आपके सामने आई है, आपके सामने यहाँ पर एक टैब नजर आ रहा होगा जिसको हम कहते हैं पिक्चर टूल्स। ठीक है, तो ये जो पिक्चर टूल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये अगर देखें हम किसी और जगह पर हैं, इस वक्त मैं पिक्चर के ऊपर नहीं हूँ, पिक्चर को मैंने सिलेक्ट नहीं किया हुआ, तो अब वो जो टैब आपके पास आ रहा था पिक्चर टूल्स वाला, वो इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, और जैसे ही मैं पिक्चर को क्लिक करता हूँ तो वो जो टैब है मेरे पास यहाँ पर खुलकर आ गया है। इस पर्टिकुलर टैब को आप कहते हैं कॉन्टेक्चुअल टैब। ऐसे टैब जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद हमें एक्स्ट्रा नजर आ रहे होते हैं, उन टैब को हम कहते हैं कॉन्टेक्चुअल टैब। ठीक है, तो ये पिक्चर का कॉन्टेक्चुअल टैब है। जब हम कोई और चीज रखेंगे, जैसे हम इंसर्ट के टैब में यहाँ पर टेबल बनाएंगे, तो टेबल भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा, तो हमारे पास टेबल टूल्स आ रहे होंगे, तो वो टेबल का कॉन्टेक्चुअल टैब होगा। इसी तरीके से जब हम चार्ट्स के ऊपर काम करते हैं तो वो चार्ट्स का हमारे पास एक अलग कॉन्टेक्चुअल टैब आता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये पिक्चर का हमारे पास कॉन्टेक्चुअल टैब है। और इस पर्टिकुलर पिक्चर टूल्स के अंदर ये जो फॉर्मेट वाला टैब है, इसके अंदर पिक्चर को डील करने से रिलेटेड ऑप्शंस हैं कि आप पिक्चर को क्या क्या कर सकते हैं और पिक्चर को मतलब किस तरीके से डील किया जा सकता है।
तो एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये पिक्चर की एडिटिंग के लिए नहीं बनाया गया है, इसलिए इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं वो पिक्चर से रिलेटेड बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी काफी अच्छे इसके अंदर ऑप्शंस हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्विकली इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि काफी सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा और पिक्चर एडिटिंग हमें इसके अंदर करनी भी नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन रिमूव बैकग्राउंड है। बल्कि ये वाले जो जितने भी ऑप्शन है ना ये आप खुद करके चेक कीजिएगा, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये काम में नहीं आते हैं, लेकिन आप एक नजर इनको देख लेंगे तो आपका थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि क्या काम कैसे हो रहा है। ये जो एडजस्ट के ग्रुप के अंदर जो जितने भी ऑप्शन है ये आप खुद चेक करेंगे। इसके बाद हमारे पास पिक्चर स्टाइल है कि आप कौन सा स्टाइल पिक्चर के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी पिक्चर को ये वाला मतलब बॉर्डर देना चाह रहे हैं या ये वाला बॉर्डर देना चाह रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल्स अवेलेबल हैं। पिक्चर को राउंड भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप राउंड पिक्चर यूज कर सकते हैं। जैसे ही मैं पिक्चर को राउंड करता हूं तो आपके सामने नजर आ रहा होगा कि पिक्चर जो है आपकी राउंड शेप के अंदर आ गई है। अब पिक्चर राउंड शेप में आ गई है तो यहाँ पर आप देखें पिक्चर के नीचे थोड़ा सा ये एक शेडो आ रहा है और ये पिक्चर के ऊपर एक ये जो है बॉर्डर सा भी आ रहा है ब्लैक कलर का। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर पिक्चर बॉर्डर और पिक्चर इफेक्ट के ऑप्शन अवेलेबल हैं। पिक्चर बॉर्डर में जाके आप नो आउटलाइन ले लेंगे तो इसकी जो आउटलाइन है वो रिमूव हो जाएगी। और यहाँ से पिक्चर इफेक्ट के अंदर प्री सेट को आप नो प्री सेट कर दें। ठीक है, और शेडो जो आपको नजर आ रहा है पिक्चर इफेक्ट के अंदर यहाँ से भी आप इसको नो शेडो कर देंगे तो आपकी जो इमेज है वो कम्प्लीटली तौर पर अब एक तरीके से राउंड हो गई है। यहाँ से इन एरोज की मदद से आप अपने पिक्चर को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से अभी पिक्चर को लेकर ये स्मॉल साइज का बना देता हूँ। तो ये पिक्चर से रिलेटेड कुछ डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। पिक्चर लेआउट को भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जो लेआउट है ये आपको तब समझ में आएगा जब हम स्मार्ट वो जो हमारे पास क्या नाम है इसका स्मार्ट आर्ट को पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर फिर उसके बाद हमारे पास पिक्चर की पोजीशन है। पिक्चर की पोजीशन से मुराद यहाँ पर यह है कि पिक्चर आपके पास पेज में किस लोकेशन के ऊपर होनी चाहिए। तो मिसाल ले लेते हैं, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि पेज के मैं थोड़ा सा पेज छोटा कर लेता हूँ। यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी इमेज है ये पेज के ऊपर किस लोकेशन के ऊपर दिखनी चाहिए। तो मैं पोजीशन यहाँ से चेंज करता हूँ, ये वाली ले लेता हूँ, या मैं पोजीशन सेंटर लेता हूँ तो ये पेज के सेंटर पे होगी। बॉटम पे ले लेता हूँ तो ये बॉटम के ऊपर होगी। तो इस तरीके से आप मतलब ले सकते हैं कोई भी पोजीशन कि आपको कहाँ पर कौन सी चीज़ रखनी है। इसके बाद सेकंड आपके पास है स्क्वायर रैप टेक्स्ट, या आप अपनी इमेज को टेक्स्ट के ऊपर रखना चाहते हैं, टेक्स्ट के साथ रखना चाहते हैं, या टेक्स्ट के बैकग्राउंड में रखना चाहते हैं। तो अगर मैं यहाँ से ले लेता हूँ बिहाइंड टेक्स्ट, अगर आप पिक्चर को सिलेक्ट करके आपने रैप टेक्स्ट के अंदर बिहाइंड टेक्स्ट सिलेक्ट किया है, इसका मतलब ये है कि आप पिक्चर को उठा के टेक्स्ट के ऊपर रख सकते हैं और ये जो आपकी पिक्चर है ये आपके टेक्स्ट के बैक साइड के ऊपर रहेगी, टेक्स्ट के ऊपर की तरफ नहीं आएगी। पिक्चर को सिलेक्ट करके अगर आप यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपको टेक्स्ट दिखना बंद हो गया है और ये पिक्चर जो है टेक्स्ट के फ्रंट के ऊपर आ गई है। अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर ले लेता हूँ स्क्वायर, स्क्वायर से मुराद ये है कि ये स्क्वायर शेप के अंदर रहेगी और इसके साथ जो टेक्स्ट होगा वो साइडों के अंदर ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा। ठीक है, और थ्रू अगर मैं कर देता हूँ तो जो आपका जो टेक्स्ट है वो इमेज के बिल्कुल साथ साथ ही रहेगा, लेकिन वो इसके अंदर से मूव नहीं हो सकता है। टॉप एंड बॉटम करेंगे तो आपकी जो इमेज है वो टेक्स्ट के टॉप और बॉटम के ऊपर ही रहेगी, वो टेक्स्ट के अंदर या टेक्स्ट के ऊपर नहीं आ सकता है। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये वाले और ये जो पोजीशन वाले ऑप्शंस हैं काफी डिटेल्ड ऑप्शंस हैं, आप इनको खुद से एक नजर देखिएगा। आपको बहुत ज्यादा इसके अंदर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतने ज़्यादा डिटेल्ड हम इमेजेस के ऊपर काम नहीं करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो इसके ऊपर इतनी डिटेल में जाने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं होगी आपको। ठीक है, उसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड और सिलेक्शन पेन, ये हम थोड़ा सा जब हम इंसर्ट के टैब के अंदर यहाँ पर शेप्स के ऊपर बात करेंगे तब हम इसकी बात करेंगे कि ये किस तरीके से काम करते हैं। जब हम डिफरेंट शेप्स बनाएंगे यानी ड्राइंग्स बनाएंगे तब हम इसके अंदर ये बात करेंगे। ब्रिंग फॉरवर्ड ये वाला जो हिस्सा है रोटेट करना, रोटेट तो मैं यहीं पे बता देता हूँ कि आप अपने इमेज को जो है रोटेट करवा सकते हैं 90 डिग्री के ऊपर, फ्लिप करवा सकते हैं, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजेंटल।
तो ये एक नजर जब तक आप खुद नहीं देखेंगे ना, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि इन ऑप्शंस को एक एक बार, कम से कम एक एक बार खुद से ट्राई करके देखिएगा, आपको इनका इफेक्ट जो है समझ में आ जाएगा। और जब आप एक दफा इसको ट्राई करेंगे तो आपको जो है इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और कभी आपको जरूरत पड़ी इन ऑप्शंस के इस्तेमाल करने की तो आप इनको इस्तेमाल कर भी पाएंगे। इसके बाद क्रॉप है। क्रॉप से मुराद ये होता है कि आप अपनी इमेज को जो है कट करना चाह रहे हैं। मिसाल ले लेते हैं, मैं अगर अपनी इमेज को मतलब ये वाला हिस्सा जो इमेज का है ये रिमूव करना चाह रहा हूँ, क्रॉप करके मैं इसको छोड़ूंगा तो वो वाला जो हिस्सा था वो हमारे इमेज का खत्म हो जाएगा। इसको भी एक नजर देख लीजिएगा। इसके बाद फिर हमारे पास ऑप्शन आता है हाइट का, कि आप अपनी इमेज की हाइट क्या रखना चाह रहे हैं। हाइट इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अगर आप विड्थ बढ़ाना चाह रहे हैं यानी चौड़ाई बढ़ाना चाह रहे हैं तो वहां से भी आप इसको यहाँ से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पिक्चर टूल्स थे। होपफुली ये पिक्चर टूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। ये कॉन्टेक्चुअल टैब है पिक्चर टूल्स का, जो अभी हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की है। पिक्चर टूल्स के बाद आप ऑनलाइन पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। ये इतना ज्यादा काम का ऑप्शन नहीं है। ऑनलाइन पिक्चर से मुराद क्या होता है बेसिकली, कि आप इंटरनेट के ऊपर ये आपको सर्च करेगा, और जो भी चीज़ आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो वो आपको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को नेट पे सर्च करेगा और आपको वो ला कर दे देगा। मिसाल ले लेते हैं, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कार, और मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो कार की जितनी इमेजेस उसको मिलेंगी ऑनलाइन वो मुझे यहाँ पर लाकर दे देगा। तो ये जिस तरीके से मेरे पास डिफरेंट कार्स आ गई हैं, मैं ये वाली कार फॉर एग्जांपल सिलेक्ट करता हूँ और इसको इंसर्ट कर देता हूँ, तो ये डाउनलोड होगी इमेज। और डाउनलोड होने के बाद एज इट इज जिस तरीके से पिक्चर मेरे पास अभी इस्तेमाल मैंने की थी, सेम वही चीज़ और वही ऑप्शन मेरे पास आ गए। तो मर्जी है आपकी कि आप ऑनलाइन पिक्चर पे काम करना चाहते हैं या अपने खुद के कंप्यूटर में रखी हुई पिक्चर के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो होपफुली यहाँ तक अभी हमने डिटेल से समझ लिया है पिक्चर्स को लगाना, पिक्चर के डिफरेंट ऑप्शंस को इस्तेमाल करना, और ये पेजेस वाला जो टैब था, पेजेस वाला जो ग्रुप था, इसके ऑप्शन को समझिए। बाकी इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम शेप्स के ऊपर काम सीखेंगे, स्मार्ट आर्ट पे और चार्ट के ऊपर कि ये किस तरीके से काम करते हैं। फिर उसके बाद हम टेबल्स के ऊपर काम करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेबल को समझना, टेबल को मतलब समझना कि टेबल के अंदर हम किस तरीके से डिफरेंट चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे कंटिन्यू करेंगे।